आज के बाद से जितनी भी वीडियो आएंगी, जितनी भी वीडियो चाहे जो लेकर आऊँ, उन सभी वीडियो का लक्ष्य केवल एक ही होगा, आपको 98% से अधिक नंबर दिलाना। 98% से अधिक नंबर दिलाना। तो कक्षा 10 वालों तैयार हो जाओ, क्योंकि जो सीरीज मैं शुरू कर रहा हूँ ना, इससे तुम्हारा 20 नंबर तो बहुविकल्पी वाला क्लियर हो जाएगा, 20 नंबर तो पक्का हो जाएगा बहुविकल्पी वाला। उसके बाद आपका 18 नंबर या 16 नंबर जो 2-4 नंबर के आते हैं क्वेश्चन, वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। बस इसके बाद जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है वो भी हम आपको धीरे धीरे बता देंगे 1 महीने के बाद। सबसे पहले आप लोग इतने सारे क्वेश्चन जो पढ़ा रहा हूँ, इतना तैयार कर लोगे तो आपका 18 + 20 38 40 नंबर तो आपका वैसे ही फिक्स हो जाएगा। इसी से ही छोटे छोटे प्रश्नों से ही दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो आता है हमारा, मनुष्य में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? कहाँ से होती है? मुंह से। पाचन की शुरुआत कहाँ से हो जाती है? मुंह से। मुंह में क्या पाया जाता है? लार। अगला क्वेश्चन, नहीं, इसका पहले डिटेल भी देख लो। मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया मुंह से शुरू होती है। जब हम भोजन खाते हैं तो दांत उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं और लार उसमें उसमें मिलकर उसे नरम करती है। लार में मौजूद एंजाइम जैसे टाइलिन एंजाइम होता है ना, लार में पाया जाता है। कलरफुल बना देंगे इसको हम। हाँ, जैसे कि टाइलिन एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का प्रारंभिक पाचन शुरू कर देते हैं। कौन शुरू कर देता है? टाइलिन एमाइलेज जो है, टाइलिन एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का प्रारंभिक पाचन शुरू कर देते हैं। इस प्रक्रिया को यांत्रिक और रासायनिक पाचन दोनों कहा जाता है। रासायनिक और यांत्रिक दोनों पाचन किसे कहते हैं? टाइलिन एमाइलेज जो शुरू करता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन, इसी को बोलते हैं यांत्रिक और रासायनिक पाचन दोनों, जो भोजन को आगे की पाचन प्रक्रिया के लिए तैयार करता है। इसके बाद ही भोजन आगे पचेगा। उसके बाद लार में कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन एंजाइम। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम। ओके, चलो देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, यहीं आएगा, चल फिर आगे जा। लार में मुख्य रूप से टाइलिन, जिसे लार एमाइलेज भी कहते हैं, नामक एंजाइम होता है। यह एंजाइम जटिल कार्बोहाइड्रेट जैसे स्टार्च को सरल शर्करा मतलब होता है ग्लूकोज में तोड़ना शुरू करता है। यह मुंह में भोजन के रासायनिक पाचन का पहला कदम है। टाइलिन की उपस्थिति से भोजन को आंत में पहुंचने से पहले उसी पाचन शुरू हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा, जठर रस में उपस्थित अम्ल कौन सा है? जठर रस। जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। अब देखेंगे HCl। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक HCl मौजूद होता है। यह अम्ल अमाशय में अत्यधिक अम्लीय वातावरण बनाता है। अमाशय में अम्लीय मतलब 7 से कम, पीएच मान जिसका 7 से कम हो, क्या होता है? अम्लीय होता है। जो भोजन में मौजूद हानिकारक सूक्ष्म जीवों को मारने में मदद करता है और पेप्सिन जैसे पाचन एंजाइमों को सक्रिय करता है। देखो भैया, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो यहीं पर है। पूछेगा HCl, ओहो, HCl के कार्य लिखो, तब हमको क्या यही लिख देना है। आपका 2 नंबर तो यहीं से हो जाएगा। कौन कौन सा होता है? यह अम्ल अमाशय में अत्यधिक अम्लीय वातावरण बनाता है, पहला हो गया। जो भोजन में मौजूद हानिकारक सूक्ष्म जीवों को मारने में मदद करता है, दूसरा हो गया। ओके, जैसे पाचन एंजाइमों को सक्रिय करता है। HCl प्रोटीन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तीसरा हो गया। भोजन को आगे की प्रक्रिया के लिए तैयार करता है। ओके, ये सब भाई एकदम तैयार होना चाहिए, तभी बढ़िया नंबर पाओगे। मनुष्य में श्वसन क्रिया किस अंग में होती है? श्वसन कहाँ पर होती है? फेफड़ा। फेफड़ा कैसे होता है? ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है, तो ब्रिक बन गया। मनुष्य में श्वसन क्रिया मुख्य रूप से फेफड़ों में होती है। कहाँ पर होती है? फेफड़ों में। फेफड़े वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। यह गैसों का आदान प्रदान फुफ्फुसी एल्वेलाई में होता है। फुफ्फुसी एल्वेलाई में होता है। जो श्वसन फुफ्फुसी एल्वेलाई मतलब सबसे फेफड़े में जो होता है, इससे बने नहीं होते फेफड़े। फेफड़े के नीचे सेकेंडरी टर्सरी जो पाया जाता है उसी को बोलते हैं, छोटे छोटे से पाए जाते गैस के गुब्बारे, इसी को बोलते हैं फुफ्फुसी एल्वेलाई, जो श्वसन तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह
प्रक्रिया जीवन के लिए आवश्यक ऊर्जा उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। एल्वेलाई कहाँ पाए जाते हैं? एल्वेलाई मतलब होता है फेफड़े में पाया जाता है। एल्वेलाई जिन्हें वायु कोशिका भी कहते हैं, फेफड़ों में पाए जाने वाले छोटे गुब्बारे जैसे थैले होते हैं। ये श्वसन प्रणाली का वह स्थान है जैसे जहाँ गैसें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का रक्त के साथ आदान प्रदान होता है। इनकी दीवार बहुत पतली होती है, जैसे गुब्बारे की दीवार बहुत पतली होती है वैसे इनका भी गुब्बारे ही हैं, ये भी वायु कोशिका भी, इसलिए इनका दीवार जो है बहुत पतला होता है। यह कोशिकाओं के घने जाल से घिरे होते हैं जो प्रभावी गैस विनिमय को संभव बनाता है। गैस विनिमय मतलब होता है आदान प्रदान। गैस का आदान प्रदान कहाँ पर होता है? फुफ्फुसी एल्वेलाई में। अगला, मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? मानव रक्त में ऑक्सीजन कौन ले जाता है? हीमोग्लोबिन Hb। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्य रूप से हीमोग्लोबिन द्वारा होता है, जो लाल रक्त कोशिकाओं में पाए जाने वाला एक प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ, इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, वीडियो रोक रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और इस फेफड़ों से शरीर के विभिन्न ऊतकों तक पहुंचाता है। यह प्रक्रिया शरीर के सभी कोशिकाओं को कार्य करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की पूर्ति सुनिश्चित करती है। अगला आता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट भाई साहब, पादप और उत्सर्जन तंत्र। सबसे पहले लाइक कर दो, इसके बाद ही आगे पढ़ाएंगे। लाइक करो और सब्सक्राइब कर दो, अगर अच्छा लगे तो करो, नहीं तो रहने दो, ठीक है? वैसे अच्छा तो लगेगा ही। वनस्पति में जल का परिवहन होता है। वनस्पति मतलब होता है पेड़ पौधे किसके द्वारा होता है? जल मतलब जाइलम, जा से जल, ठीक है, याद कर लो। जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम द्वारा। वनस्पति में जल का परिवहन मुख्य रूप से जाइलम द्वारा होता है। जाइलम एक जटिल ऊतक है जो जड़ों से पानी और खनिजों को पौधे के ऊपरी भागों जैसे तने, पत्तियों तक पहुंचाता है। यह प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव और मूल दाब के माध्यम से होती है, जो पौधों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पौधे में भोजन का परिवहन कौन करता है? जल का परिवहन कौन करता है? जा से जल, जा से जाइलम। और सेकंड, भोजन का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम। यब से फूड और यब से फ्लोएम, ठीक। पौधों में तैयार भोजन, ग्लूकोज और अन्य शर्करा का परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है। फ्लोएम एक संवहनी, कौन सी ऊतक है? संवहनी। और ये कौन सी ऊतक है? जाइलम एक जटिल ऊतक है, ठीक। जाइलम कौन सा ऊतक है? जटिल ऊतक है। और फ्लोएम कौन सा ऊतक है? संवहनी ऊतक है, जो पत्तियों से संश्लेषित भोजन, संश्लेषित मतलब सिंथेसिस, बना हुआ भोजन को पौधों के अन्य भागों जैसे जड़ों, फलों और भंडारण अंगों तक पहुंचाता है। इस प्रक्रिया को स्थानांतरण कहते हैं। स्थानांतरण मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, क्या कहलाता है? स्थानांतरण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसपोर्ट। मल उत्सर्जन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मल उत्सर्जन, वेस्ट, डिफेक्शन होगा। शरीर से अपचित भोजन को बाहर निकालने की प्रक्रिया डिफिकेशन मल त्याग कहते हैं। यह पाचन तंत्र का अंतिम चरण है, जहाँ ठोस पदार्थ गुदा मार्ग से बाहर निकलते हैं। यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो शरीर के आंतरिक संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष। कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष। कक्ष को इंग्लिश में बोलते हैं चैम्बर। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 2 अलिंद, 2 निलय। एक कक्ष शरीर को शरीर के माध्यम से प्रभावी ढंग से पंप करने में मदद करते हैं, जिनसे ऑक्सीजन युक्त का मानव हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं,
2 अलिंद और 2 निलय एक अक्ष रक्त को शरीर के माध्यम से प्रभावी ढंग से पंप करने में मदद करते हैं, जिससे ऑक्सीजन युक्त कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त अलग हो जाते हैं और शरीर की सभी कोशिकाओं तक पर्याप्त रक्त पहुंचता है। अति रक्तचाप मतलब हाई ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं? उच्च रक्तचाप को। अति रक्तचाप को उच्च रक्तचाप के नाम से जानते हैं। रक्तचाप मतलब होता है ब्लड प्रेशर। बीपी कहते हैं ना, मतलब बीपी कम हो गया है। कितना होना चाहिए ब्लड प्रेशर? 120/80 ना mmHg, 120/80 mmHg, ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त धमनियों की दीवारों पर लगातार उच्च दबाव डालता है। यदि इसे अनुपचारित छोड़ दिया जाए तो यह हृदय रोग जैसे स्ट्रोक और गुर्दे की बीमारी जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? एल्वुलाई। एल्वुलाई बताए थे ना, गुब्बारे की समान होता है, जिसकी झिल्ली दीवार जो है बहुत पतली होती है, पतली। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य रूप से एल्वुलाई में होता है। एल्वुलाई छोटी वायु थैली होती है जो फेफड़ों के अंत में स्थित होती है, जहां वे रक्त में ऑक्सीजन का प्रसार करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। यह प्रक्रिया प्रभावी श्वसन के लिए महत्वपूर्ण है। नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, एक दफा देख लेते हैं इसका भूमिका। नियंत्रण एवं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जीव विज्ञान का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो यह बताता है कि जीव अपने आंतरिक वातावरण को कैसे नियंत्रित करते हैं, बाहरी उत्तेजनाओं के प्रति कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। जैसे कोई आग छू दे तो कैसे प्रक्रिया करता है, किसी को थप्पड़ मार दो कैसे प्रक्रिया करता है। यह खंड मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र, हार्मोनल सिस्टम और पौधों में समन्वय जैसी प्रक्रियाओं को कवर करता है। मानव शरीर में तंत्रिक तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र मिलकर सभी शारीरिक कार्यों को विनियमित करते हैं, जबकि पौधों में हार्मोन वृद्धि, विकास और पर्यावरण के प्रति प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। तंत्रिका तंत्र, इसे हम पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल 6 बजे, शाम 6 बजे। तब तक के लिए ओके बाय।